सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम महान गणितज्ञ ज्योतिषी आर्यभट्ट के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे लेखक परिचय। इनके लेखक है डॉक्टर गुणाकर मूले। इनका जन्म महाराष्ट्र के अमरावती जिले के सिंधी बुजुर्ग गांव में सन 1955 में हुआ था। इलाहाबाद में उच्च शिक्षा प्राप्त की इन्होंने तथा स्वतंत्र पत्रकारिता को अपना क्षेत्र बनाया। आपने विज्ञान में जटिल विषयों को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। इसके पश्चात हम चलेंगे पाठ की ओर। आप सभी अपने पाठ्यपुस्तक को अपने सामने रखेंगे ताकि आप विषय वस्तु को आसानी से समझ सकें। आज से करीब 1500 साल पहले की बात है। उस ज़माने में आज के पटना शहर को पाटलिपुत्र कहते थे। यह बहुत बड़ा नगर था। नगर में बहुत से बाग बगीचे थे। फूलों की अधिकता के कारण इस नगर को कई लोग कुसुमपुर भी कहते थे। किसे? पटना को। पाटलिपुत्र नगर में नंद और मौर्य और चंद्रगुप्त सम्राटों की राजधानी रही है। दूर दूर तक इस नगर की कीर्ति फैली हुई थी। कीर्ति मतलब प्रख्यात होना। राजधानी होने से देश भर के प्रतिष्ठित पंडित यहाँ एकत्र होते थे। प्रख्यात नालंदा विश्वविद्यालय भी पटना से ज़्यादा दूर नहीं है, वो भी उसी में आता है। देश के ही नहीं दूसरे देशों के विद्यार्थी भी अध्ययन करने के लिए नालंदा और पाटलिपुत्र आते थे। उस समय पाटलिपुत्र नगर ज्योतिष के अध्ययन के लिए मशहूर था। इस नगर की बात है, उस दिन सवेरे से ही नगर में काफ़ी चहल पहल थी। कहाँ? पाटलिपुत्र में। गंगा, सोन और नदियों के संगम की ओर लोगों की भीड़ जा रही थी। बात ऐसी थी, उस दिन अपराह्न में, अपराह्न का अर्थ है दोपहर के समय, सूर्य को ग्रहण लगने वाला था। भरी दोपहरी में धरती पर अंधकार छा जाने वाला था। ब्राह्मण पुरोहित लोगों को बता रहे थे कि राहु नाम का राक्षस सूर्य को निगल जाता है, तब ग्रहण लगता है। ग्रहण के समय उपवास रखना चाहिए व दान दक्षिणा करना चाहिए, तभी इस राक्षस से मुक्ति पा सकते हैं और यह राक्षस सूर्य को छोड़ेगा, मुक्त करेगा। सभी ओर आवाज़ें सुनाई दे रही थी कि दान दे दो। लोग डरे हुए थे कि अगर सूर्य को राक्षस खा जाएगा तो पृथ्वी पर हमेशा अंधेरा रहेगा। नगर के जो धनी लोग थे वे सवेरे से ही दान दक्षिणा करने में जुट गए। मगर पाटलिपुत्र नगर में से थोड़ी दूर के एक आश्रम में कुछ दूसरा ही माहौल था। जहाँ आश्रम में बच्चे पढ़ाई करते हैं वहाँ कुछ दूसरा काम चल रहा। चलिए देखते क्या हो रहा था। आश्रम एक टीले पर था। वहाँ भी बड़ी चहल पहल थी, मतलब तैयारियाँ चल रही थी, कुछ हो रहा था। लेकिन यह चहल पहल कुछ दूसरे प्रकार की थी। यह आश्रम भी कुछ अलग किस्म का था। टीले पर, मतलब जहाँ वो बसा हुआ था आश्रम, वहाँ पर वो आश्रम के लंबे चौड़े आंगन में तांबे, पीतल और लकड़ी के तरह तरह के यंत्र रखे हुए थे। उनमें से कुछ यंत्र गोल थे, कुछ कटोरियाँ थी, जैसे कुछ वर्तुलाकार चौड़े आकार के थे, कुछ शंकु आकार के थे। वस्तुतः वह एक वेधशाला थी जहाँ बच्चे अध्ययन करते थे। उस दिन उन यंत्रों के इर्द गिर्द कई प्रसिद्ध ज्योतिषी और बहुत से विद्यार्थी एकत्र हुए थे। वहाँ के ज्योतिषियों ने हिसाब लगाकर पहले से ही भविष्यवाणी कर दी थी कि ठीक किस समय ग्रहण लगेगा। जो बोल रहे थे ज्योतिषी, वो उन्हें पहले से पता था कहाँ कहाँ दिखाई देगा और कितने समय तक रहेगा। आज उन्हें देखना था कि उनका जो हिसाब है, उन्होंने जितना आकलन किया है वो सत्य है या नहीं है।
इसलिए सभी लोग उत्सुकता से ग्रहण के होने का इंतजार कर रहे थे। कुछ आचार्य और विद्यार्थी चर्चा कर रहे थे कि ग्रहण क्यों लगता है। कुछ कह रहे थे कि धर्म ग्रंथों में लिखा है कि ग्रहण के समय राहु नाम का राक्षस सूर्य और चंद्र को निगलता है। हमें धर्म ग्रंथों की बातों का यकीन करना चाहिए। ऐसा कौन कह रहा था? कुछ जो विद्यार्थी थे और कुछ आचार्य लोग ऐसी चर्चा कर रहे थे। तभी वहाँ एक विद्यार्थी ऐसा भी था जो अपने साथी विद्यार्थियों को समझा रहा था कि पृथ्वी की बड़ी छाया जब चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्र ग्रहण होता है। इसी प्रकार जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है और वह सूर्य को ढक लेता है तब सूर्य ग्रहण होता है। आज भी ऐसा ही होने वाला है। ना ही कोई राहु नाम का राक्षस है और ना ही वो कोई सूर्य को निगलेगा। ये सब एक मन घड़त कहानी है। ग्रहणों की वैज्ञानिक व्याख्या करने वाले उस छात्र का नाम व पंडित का नाम आर्यभट्ट था। कभी कभी लोग उसे आर्यभट्ट के नाम से पुकारते थे, मगर उसका सही नाम आर्यभट्ट ही था। भट्ट का अर्थ होता है योद्धा। सचमुच ही आर्यभट्ट परंपरागत गलत मान्यताओं के खिलाफ था, इसलिए उसे हम क्या कहेंगे कि वह एक योद्धा था। आर्यभट्ट दक्षिणापथ में गोदावरी तट क्षेत्र के अस्मक जनपद में पैदा हुए थे। उनका जन्म हुआ था, इसलिए बाद में उन्हें अस्मकाचार्य के नाम से भी जाना जाता है। बचपन से ही वे तेज बुद्धि के थे, बहुत तेज थे पढ़ाई करने में, और गणित एवं ज्योतिषी के अध्ययन में उनकी गहरी रुचि थी। इन विषयों का गहन अध्ययन करने के लिए ही वे अपने अस्मक जनपद से इतनी दूर पाटलिपुत्र आए थे पढ़ने के लिए। आर्यभट्ट किसी भी गलत बात को मानने के लिए हमेशा तैयार नहीं होते थे। वे बेहिचक उसका विरोध कर देते थे। ग्रहणों के बारे में भी, आकाश की दूसरी अनेक घटनाओं के बारे में भी उनके अपने स्वतंत्र विचार थे। उस जमाने के प्राय सभी लोग, ज्योतिषी भी, यही समझते थे कि हमारी पृथ्वी आकाश में स्थिर है। किसी ज्योतिषी के मन में इस सवाल को लेकर कोई नई बात उठी भी होगी तो उन्होंने धर्म ग्रंथ समझकर कुछ नहीं कहा, उसे धर्म के अनुसार समझकर कुछ नहीं बोला। परंतु आर्यभट्ट में बहुत साहस था। उन्होंने पृथ्वी की गति के बारे में अपने विचार खुलकर जाहिर किए, और आर्यभट्ट हमारे देश के पहले ज्योतिषी थे जिन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि पृथ्वी स्थिर नहीं है, यह अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है। स्थिर क्या है? आकाश का तारामंडल। तो फिर आकाश के तारे हमें चक्कर लगाते हुए क्यों नहीं दिखते? तो पृथ्वी के चक्कर लगाने का पता हमें क्यों नहीं चलता? आर्यभट्ट का उत्तर था, समझ लीजिए कि हम नदी में एक नाव है और वह धारा के साथ तेजी से आगे बढ़ रही है। तब उसमें बैठा हुआ आदमी किनारे की स्थित वस्तुओं को उल्टी दिशा में जाता हुआ अनुभव करता है। उसी तरह आकाश के तारों की बात है। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और इसके साथ हम भी घूमते रहते हैं। इसलिए आकाश का स्थिर तारामंडल हमें पूर्व से पश्चिम की ओर जाता पड़ता है। दरअसल तारामंडल कैसा है? स्थिर है और पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में संसार को प्राचीन भारत की सबसे बड़ी देन है। शून्य सहित केवल 10 अंक संकेतों से भी संख्याओं को व्यक्त करना इस दार्शनिक स्थानमान अंक पद्धति की खोज आर्यभट्ट से 3-4 सदियों पहले हो चुकी थी। आर्यभट्ट इस नई अंक पद्धति से परिचित थे। उन्होंने अपने ग्रंथ के आरंभ में वृंद का अर्थ 1 अरब तक की 10 गुणोत्तर संज्ञाएं देकर लिखा है।
इनमें प्रत्येक स्थान अपने पिछले स्थान से 10 गुना है बढ़कर। आर्यभट्ट के साथ हमारे देश में गणित ज्योतिषी के अध्ययन की एक नई स्वस्थ परंपरा शुरू हुई थी, मगर बाद में हमारे देशवासियों ने आर्यभट्ट और उनके आर्यभट्टीय ग्रंथों को लगभग भुला दिया है, उस पर ध्यान नहीं दिया। आर्यभट्टीय ग्रंथ पिछले करीब 1000 वर्षों से उत्तर भारत में उपलब्ध नहीं था। महाराष्ट्र के विद्वान डॉक्टर भाऊदास जी ने 1864 ईस्वी में मलयालम लिपि में आर्यभट्टीय की ताड़पत्र पोथियाँ खोजी और इनका विवरण प्रकाशित किया। उसके बाद ही आर्यभट्ट का सही परिचय मिला। बहुत से लोगों को तो इस महान गणितीय ज्योतिषी के बारे में पहली बार उस समय जानने को मिला जब भारत के पहले कृत्रिम उपग्रह को आर्यभट्ट नाम दिया गया। उसे 19 अप्रैल 1975 को अंतरिक्ष में छोड़ा गया। आर्यभट्ट प्राचीन भारतीय विज्ञान का सबसे चमकीला सितारा है। आर्यभट्ट की पुस्तक का नाम है आर्यभट्टीय पुस्तक, पदे में है और भाषा संस्कृत है उसकी। प्राचीन भारत में गणित और ज्योतिषी का अध्ययन साथ साथ होता था, इसलिए इन दोनों विषयों का विवेचन प्रायः एक ही ग्रंथ में कर दिया जाता था। आर्यभट्टियों में भी गणित और ज्योतिषी दोनों की चर्चा है। पुस्तक के 4 भाग किए गए हैं। एक है दसगीतिका, गणित, कालक्रिया और गोल। तो आज हमने किन के बारे में चर्चा की? आज हमने आर्यभट्ट के बारे में चर्चा की। आशा करती हूँ आज की विषय वस्तु आपको समझ आई होगी। धन्यवाद।